everyone, this is Anand and you are watching English Monster. In this video I am going to tell you one of the most important rules that you use, जो आप यूज करते हैं. ऑफ कोर्स यू हर्ड राइट. आज का जो मेरा रूल्स है वो है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट से. ओके, मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट के रिगार्डिंग ऑलरेडी 2-3 वीडियो जो है बना चुका हूँ. आई होप कि अगर आपको सॉलिड आइडिया चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो है मेरे वीडियो को, टेंस सीरीज वाले वीडियो को स्पेशली जो है आप फॉलो करें. ओके, सो लेट्स सी. मैं यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो रिक्वायर्ड रूल्स है मैंने उनको लिखा है. इसके पिछले वाले वीडियो में जो है मैं मोर देन 6 रूल्स जो है बताया है. इसके बाद भी जो है मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर रिक्वायर्ड जो 4 रूल्स है उसको मैंने लिखा है. पहला रूल्स यहाँ पर है और दूसरा रूल्स है आपका सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नाउन. यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजेएमआर है ऑलरेडी. सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर के साथ एडजेक्टिव का यूज हुआ है एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट के साथ हैज है. तो यू नो वेल दैट कि प्रेजेंट टेंस में, ओवरऑल प्रेजेंट टेंस में और इसकी जो 4 सब पार्ट्स होते हैं उन सब का रिक्वायर्ड जो एक्जुलरी वर्ब है ना, ये सिर्फ आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज कर सकते हैं. ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो हम स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा. तो इसमें जो है ना थोड़ा सा आप एक एक वर्ड पे फोकस करें. द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर जो मैं स्ट्रक्चर तैयार किया हूँ ये है आपका अफर्मेटिव का. और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस होता है दैट अफर्म्स समथिंग. ओके, जो अफर्म करता है, जो किसी चीज़ का स्वीकृति देता है. आप देख सकते हैं इसमें नो, नॉट, नेवर जैसा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई WH वर्ड्स नहीं है जिससे इसको कोई और स्ट्रक्चर बोला जाए. तो यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस पर मैं कुछ नहीं आपको जो है बताने जा रहा हूँ. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. लेकिन इस स्ट्रक्चर में मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम जो है एक्शन दिखाने के वक्त करते हैं. अगर किसी वाक्य में हमको एक्शन शो करना हो तो ये जो लेक्सिकल कैटेगरी आया है इसके वजह से जो है ये जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर होता है. तो ये रूल्स जैसा कि आपका अफर्मेटिव का है. ऑलराइट, आप सभी जानते हैं कि स्ट्रक्चर के थ्रू जो होता है हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं. तो अफर्मेटिव के बाद जो होता है हमारा अगला स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो होता है निगेटिव का. जैसा कि द वर्ड इटसेल्फ सेज अलॉट. ये वर्ड जो है स्वयं में बोल रहा है कि निगेटिव. निगेटिव मतलब नकारात्मक. ऑलराइट, तो एक तो चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि अगर आपका हिंदी का कोई सेंटेंस है तो उसमें न या नहीं का सेंस होना चाहिए. ऑलराइट, और अगर आपका इंग्लिश का कोई सेंटेंस है तो उसमें ऐसे कोई वर्ड जो है जरूर होना चाहिए लाइक नो, नॉट एंड नेवर. ऐसा नहीं है कि यही 3 वर्ड्स जो है आपके इंग्लिश डिक्शनरी में जो है निगेटिव जो है साइन करते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल. इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड है जो दिखते भी पॉजिटिव है लेकिन वो जो है निगेटिव मीनिंग रखे हुए हैं. जैसे लिटिल वर्ड है, ऑलराइट, फ्यू वर्ड है. तो यहाँ पर जो है हम सामान्यतः आपको लिख दिए कि नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स का जो है सामान्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं. तो अब ये निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का निगेटिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो यू नो वेल दैट कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में जो होता है सब्जेक्ट हमारा मौजूद रहता है. इज इट क्लियर? तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट. देन आफ्टर जो है हम लोग यहीं पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे एंड आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि आप ये रूल्स जानते होंगे, बट आई आस्क सम क्वेश्चन. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई होप कि उसका जवाब जो है आप जरूर दें. सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट एंड देन आफ्टर वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं. इज इट क्लियर? और ये हमारा निगेटिव का रूल्स जो है तैयार हो गया. सबसे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ईजेएमआर का भी प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हैज हैव का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक्जुलरी के तौर पे हम लोग डू डज का प्रयोग क्यों करते हैं? हम क्या ईजेएमआर का प्रयोग यहाँ पे न कर सकते हैं? और क्यों नहीं करते हैं? दूसरा, हैज हैव का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑलराइट, आई होप कि अगर आपके पास कोई अच्छा इसका जो है क्या बोलते हैं डिफिनीशन हो या इसका जो है कोई अच्छा व्यू हो तो प्लीज़ डू शेयर. ज़रूर आप शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में. ऑलराइट, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपके ईजेएमआर या हैज़ है ये यूज़ तो होते हैं, बट जहाँ ईजेएमआर एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होता है वहीं पर जो है हैज हैव एज ए प्राइम वर्ब के रूप में यूज होता है. और इस दौरान जो है इनको कोई लेक्सिकल वर्ब नहीं दिया जाता है.
ऑलराइट, लेक्सिकल वर्ब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बहुत बार कि लेक्सिकल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो आपके एक्शन को शो करते हैं, जिसके 5 फॉर्म्स चलते हैं। ऑलराइट, तो इनको ये चीज़ जो है नहीं मिलता है, और इस वजह से जो होता है जब हम यहाँ पर ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो हम यहाँ पर जो है क्या यूज करते हैं, डू डज, इनका जो ओरिजिनल एक्जुलरी वर्ब है उसका जो है प्रयोग करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, ईजे मार के बाद जो है वर्ब 1 का फॉर्म कभी नहीं आ सकता है। ऑलराइट, हैज हैव के बाद जो है वर्ब 1 का फॉर्म कभी यूज नहीं हो सकता है। इनके साथ जो वर्ब फॉर्म यूज होते हैं, जैसे इनको कोई भी वर्ब फॉर्म प्रोवाइड करोगे वो अपना टेंस बदल लेंगे। ईजेएमआर के साथ V3 का प्रयोग किए तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद से अगर ईजेएमआर के साथ V4 दिए यानी इनको लेक्सिकल कैटेगरी मिलेगा, तो सिंपल सी बात है वहाँ पर एक्जुलरी वर्ब का रोल निभाएंगे, और जब तक लेक्सिकल कैटेगरी नहीं मिलेगा तब तक ये लोग जो है लेक्सिकल, ये क्या बोलते हैं आपके लिंकिंग वर्ब का रोल निभाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका डू डज आ गया है। ओके, और याद रखिएगा कि ये डू डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्राइम एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है। दुनिया का कोई भी मिसलेनियस स्ट्रक्चर पढ़ो, अगर उस मिसलेनियस स्ट्रक्चर को निगेटिव या इंटेरोगेटिव पे आप ट्रांसफर करोगे तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कोई भी एक्जुलरी वर्ब नहीं यूज होते हैं, जो यूज होते हैं वो आपका डू और डज होते हैं। ओके, तो यहाँ डू डज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो सबसे पहला इनका प्राइम ड्यूटी होता है कि आपके टेंस का यानी जो आपके सेंटेंस का, यानी जो इनके ऊपर आप सेंटेंस बनाओगे, ठीक है, उस सेंटेंस का टाइम क्लियर करते हैं। क्या क्लियर करते हैं, टाइम। अगर इनको हम लोग हटा दिया जाए यहाँ से और सिर्फ डिड लिख दे, ऑलराइट, सिर्फ डिड लिख दे, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना पास्ट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। तो सबसे पहले आपने देखा कि आप जो है डू और डज के माध्यम से इस स्ट्रक्चर में जो है क्या करते हैं, टाइम क्लियर करते हैं। ओके, उसके बाद से ये लोग इसमें एक्जुलरी वर्ब का रोल निभाते हैं। किसका रोल निभाते हैं, एक्जुलरी वर्ब का। ओके, अब यहाँ पर जो है एक और वर्ड है जिसको हम लोग देख लिया जाए, नॉट वर्ड। देखो गाइज, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं जानता हूँ कि आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत पहले से इस रूल्स को जानते होंगे, बट आस्क योर सेल्फ, लेकिन एक बार अपने आप से पूछ लो कि जो चीज़ मैं अभी पूछा या जो मैंने अभी जो है आपको बताया कि ईजेएमआर हैज हैव भी यूज होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ एक और क्वेश्चन मैं छोटा सा पूछ रहा हूँ जिसका शायद जवाब आप लोगों को मालूम हो। यहाँ नॉट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस है, दैट्स ओके, हम तो नो से भी कर सकते हैं, इजंट इट, इससे भी तो कर सकते हैं। खैर नेवर का तो नहीं हम पूछेंगे यहाँ पे, इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि नो या नॉट का सेंस न या नहीं का हो जाता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो ये यहाँ से नहीं टैली कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर नो का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर इसका जवाब मालूम हो तो प्लीज़ मेक ए कमेंट, जरूर कमेंट करिए। ओके, अदरवाइज लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर जो नॉट आ रहा है इसके बाद से जो है आपका क्या वर्ड आ रहा है, वर्ब। ऑलराइट, और आप अच्छे से जानते हो कि वर्ब को निगेटिव बनाने वाले जिस फैमिली के पास राइट है, हक है, वो होता है आपका एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब होता है। और नो जो होता है ना आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से, याद रखिएगा, नो पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ओके, तो एडजेक्टिव का प्रयोग जो है आप किसके पहले करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, तो नो के बाद मनी आ गया, ठीक है। तो नो का प्रयोग अगर किसी ने पूछा क्यों नहीं कर सकते, तो आपको जवाब देना होगा कि इसके बाद आने वाला वर्ड वर्ब है, और वर्ब को निगेटिव सेंस देने के लिए जो है हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, न कि एडजेक्टिव का। ओके, तो नो वर्ड याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, इसको कभी कभी जो है हम चाहे तो एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। उस केस में इसका प्रयोग जो है वाक्य के सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी यूज, ठीक है, तो उस समय ये एडवर्ब बनता है। लेकिन हमें इस स्ट्रक्चर में कहाँ यूज करना है, वर्ब के पहले। तो यहाँ पर हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, नॉट आएगा। इज इट क्लियर। और नॉट क्या है, एडवर्ब है, रिमेंबर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन,
ठीक है, क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि नॉट का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वर्ब को निगेटिव बनाने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं, ना कि एडजेक्टिव का। ओके, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी भी तरह के सेंटेंस में अगर आपको ये 3 मैजिकल एक्जुलरी वर्ब दिखाई दिए, डू, डज और डिड, इज इट क्लियर? अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये दिखाई देंगे तो आप याद रखिएगा कि आपके पास वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड वर्ब 5। ओके, डू, डज, डिड अगर आपके सेंटेंस में दिखाई दे तो रिमेंबर दैट कि वर्ब का कोई फॉर्म नहीं यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब 1 यूज होता है। क्या यूज होता है? वर्ब 1 यूज होता है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्लूरल हो तो क्या हम सबके साथ वर्ब 1 यूज करेंगे? इज इट और नॉट? तो ऑफकोर्स आप सबके साथ जो है क्या यूज कर सकते हैं? वर्ब 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये डू डज क्लियर कर देते हैं। कौन क्लियर कर देता है? डू डज, क्योंकि याद रखिएगा आपका डू जो होता है प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल एक्जुलरी वर्ब होता है, और डज जो होता है आपका सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब होता है। ओके, और जब आप एक्जुलरी वर्ब यूज कर देते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो अभी आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि प्रेजेंट इन क्या मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्राइम एक्जुलरी वर्ब होते हैं वो डू डज होते हैं, ना कि इजेमार, ना कि हैज है। ऑफकोर्स दे आर यूज्ड, उनका प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन नॉट एज एन एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब के रूप में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। इनको हम लोग इनको जो है हम लोग प्राइम वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। उसके आगे डू डज एक्जुलरी वर्ब में डू प्लूरल है, डज सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब है। देन आफ्टर हम नॉट का यूज करते हैं, नो का नहीं, इट इज जस्ट बिकॉज नॉट एडवर्ब है, और इसी के पास वो जो है योग्यता है कि एक आने वाले वर्ब को जो है निगेटिव तैयार कर सके। हम नो का प्रयोग नहीं करते, इट इज जस्ट बिकॉज कि ये वर्ड जो है आपके एडजेक्टिव फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने ये भी बताया कि इसको जो है आप एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड डेट कि वो वाक्य के पहले आना चाहिए, एट द बिगनिंग ऑफ, मतलब सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले, एंड मोस्टली टाइम जो होता है वो कॉमा से सेपरेटेड रहता है। ओके, आगे मैंने बताया कि डू, डज और डिड के बाद, यानी कि ये किसी भी सेंटेंस में आपको इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे, मेकअप योर माइंड कि आपको हमेशा लेक्सिकल वर्ब के जो कैटेगरी 5 वर्ब है, 5 फॉर्म्स है, उनका जो है सिर्फ एक फॉर्म यूज करना है, और वो है वर्ब 1। कभी भी डू डज डिड के साथ V2, V3, V4 या वर्ब का 5th फॉर्म जो है यूज नहीं होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव स्ट्रक्चर जो है हम कैसे तैयार करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो है हर एक जो है इसमें जो है वर्ड क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, तो चलिए अब जो है आई थिंक कि आपको अफर्मेटिव जो है क्लियर हो गया होगा और निगेटिव भी क्लियर है। अब जो है मैं आपको इंटेरोगेटिव प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो इंटेरोगेटिव में आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव वर्ड जो है क्लियर होगा। ओके, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है, लेट्स सी। आप ये वर्ड जो है ना इंटेरोगेटिव 2 बार सुनते होंगे। सबसे पहले इंटेरोगेटिव का मतलब हुआ टू आस्क अ क्वेश्चन। इज इट क्लियर? टू आस्क ए क्वेश्चन। ये इंटेरोगेटिव में जो होता है 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला, इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं। ओके, इंटेरोगेटिव वर्ड्स जैसे आप देख सकते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, whose, when, या ऑफ कोर्स when। इज इट क्लियर? लाइक दिस वन, हाउ भी है, इसमें बहुत सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। और दूसरा आप बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा आप क्या बोलते हो, या तो आप इंटरोगेटिव वर्ड्स बोलोगे, तो वर्ड्स बोलोगे तो सिंगल वर्ड आएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा जिसमें इन लोगों का हम लोग प्रयोग किए रहते हैं। जैसे वेयर डू यू कम फ्रॉम। इज इट क्लियर? वेयर डू यू कम फ्रॉम। ओके, वेयर डू यू कम फ्रॉम। नाउ लेट्स सी,
इस पूरे को जो है हम लोग बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये जो वर्ड है इसको हम लोग बोलेंगे इंटेरोगेटिव वर्ड। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि इंटेरोगेटिव में आपको क्या क्या चीज़ जो है माइंड सेटअप करना चाहिए। पहला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्य जिसके थ्रू हम क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। ऑलराइट, मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें क्वेश्चन रहता है। दूसरा, इंटेरोगेटिव में अगला पॉइंट्स आपको क्या फोकस करना है कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी। तो इंटेरोगेटिव वर्ड्स के जो है लिस्ट यहाँ पर मैंने आपको दिया, उसके बाद से इन्हीं को जो है आप एक सेंटेंस में जो है प्रयोग कर दिए। तो जैसे ही एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस आते, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं और एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो वो आपका किस में ट्रांसफर हो जाता है? सेंटेंस में। और उस सेंटेंस में इन लोगों का जो है हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे जो है मैं आपको इंटेरोगेटिव का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स कैसे आप फॉर्म कर सकते हैं दुनिया किसी भी इंटेरोगेटिव का, वो जो है बताने जा रहा हूँ। बट बिफोर दैट लेट मी रब इट। ओके, तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि इंटेरोगेटिव में जो है हम कितने तरीका से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेट मी टेल यू दैट कि एक्चुअली आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो है ना दो तरह से यूज कर सकते हैं। कितने तरीका से यूज कर सकते हैं? दो तरह से। ओके, किसी भी सेंटेंस को, मतलब एक जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति से, आप उसे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो दोनों प्रोसेस जो है ना इंटेरोगेटिव के थ्रू आता है। एक ऐसा क्वेश्चन आप पूछते हैं जब सामने वाला जो है उसका रिस्पॉन्स, ऑलराइट, उसका रिस्पॉन्स जो है सिर्फ यस या नो में दे सकता है। किस में दे सकता है? यस या नो में। जैसे, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं? इसका आंसर या तो हाँ या तो ना में आप जो है उसको रिस्पॉन्स दे सकते हो। क्या आप चिकन खाते हैं? इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। क्या पृथ्वी गोल है? इसका भी आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव का पहला प्रोसेस होता है जिसमें आप स्पीकर से जो है हाँ या ना में रिस्पॉन्स ले लेते हो। दूसरा प्रोसेस होता है कि जब स्पीकर जो है क्वेश्चन पूछता है, ऑलराइट, जब स्पीकर जो है क्वेश्चन पूछता है तो लिसनर जो होता है जब उसको रिस्पॉन्स करेगा ना, तो वो यस नो में जवाब नहीं दे सकता है, उसको जो है डिटेल में जवाब देना पड़ेगा। किस में जवाब देना पड़ेगा? डिटेल में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप चिकन क्यों खाते हैं, सो डू यू बिलीव कि आप इसको यस या नो बोलकर जो है उस सामने वाले व्यक्ति का आंसर दे सकते हो? नॉट एट ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आप कितने तरीका से क्वेश्चन पूछते हैं? दो तरीका से। एक क्वेश्चन का आपका पैटर्न होगा जिसमें आप सामने वाला जो स्पीकर है, जिससे आप जो लिसनर है, जिससे आप जवाब चाहते हो, ओके, वो आपको सिर्फ यस या नो में जवाब दे देगा और आपके क्वेश्चन का आंसर या रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन एक दूसरा प्रोसेस जब आप अपनाते हो तो उसमें जो लिसनर है जब आपको रिस्पॉन्स करेगा तो डैम श्योर है कि वो यस नो बोलेगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, उसे डिटेल में जाकर बताना पड़ेगा। जैसे यदि मैं बोलूँ कि आप चिकन क्यों खाते हैं, सो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि आप उसका जवाब अगर बोल दे यस या नो तो स्पीकर जो है उस बात को समझ जाएगा? नॉट एट ऑल। तो ये दो प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं उसका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। दुनिया किसी भी इंटेरोगेटिव वे से अगर आप सिर्फ हाँ या ना में रिस्पॉन्स लेते हैं तो उस इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो पहला वर्ड उस स्ट्रक्चर में होता है, वो एक्जुलरी वर्ब होते हैं। कौन होते हैं? एक्जुलरी वर्ब। एंड देन आफ्टर आपको सब्जेक्ट यूज करना है। देन आफ्टर फॉलोइंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग। मैं किसी प्रेजेंट इंडिफिनिट के रिगार्डिंग अभी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल टेंस या ओवरऑल हर इंटेरोगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव में आप दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं और सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे तो उस क्वेश्चन को इंग्लिश में जब आप ट्रांसफर करोगे तो पहला वर्ड उस टेंस का जो है एक्जुलरी वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, उस टेंस के एप्रोप्रिएट वर्ब आएंगे एंड देन आफ्टर अदर वर्ड। इज इट क्लियर? जैसे डू यू लाइक मी, आप इसका जवाब सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है क्वेश्चन पूछने का, जब आपको जो है डिटेल में जाकर जब आप यस नो में जवाब दोगे उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो उस वक्त आपका रिस्पॉन्स जो होता है डिटेल में जाता है। तो वैसे जो है डिटेल के लिए जो होता है आपका स्ट्रक्चर जो है तैयार होता है WH से।
किससे शुरू होता है? WH से। लेट मी टेल यू दैट ये WH जो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसका मतलब क्या है? इट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा? क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है या इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, जो उनके फैमिली में वर्ड बैठे हैं लोग, उसमें से मोस्टली वर्ड के जो फर्स्ट और सेकेंड लेटर है ना वो आपके WH है। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, हुज, इन सब में देखोगे तो फर्स्ट 2 लेटर्स जो है वो आपके WH है। ओके, तो जब भी रिस्पॉन्स डिटेल में देना होगा तो आप सबसे पहले WH का प्रयोग करोगे और फिर ये रूल्स जो है आपका यूज हो जाएगा। WH के बाद हमेशा याद रखिएगा, ये डैम श्योर है, याद रखिएगा माय डियर व्यूअर्स कि WH के बाद अगर आप एक ज्वेलरी वर्ब नहीं यूज करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो सेंटेंस किसी क्लॉज में चला जाता है। ऑलराइट, क्या हो जाएगा? क्लॉज में चला जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। हाँ, वाइल स्पीकिंग, बोलने के दौरान बहुत लोग जो है इसको ड्रॉप कर देते हैं तो दैट्स नॉट बिग डील, लेकिन लिखने के दौरान अगर आप WH वर्ड्स के बाद उस टेंस का एप्रोप्रिएट एक्जुलरी वर्ब नहीं यूज करते हैं तो रिमेंबर दैट कि वो सेंटेंस रॉन्ग होंगे। ओके, इसके बाद से फिर हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे एंड देन आफ्टर आपका जो है एप्रोप्रिएट वर्ब एंड देन आफ्टर। ओके, तो ये 2 प्रोसेस है दुनिया किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आपका रिस्पॉन्स, अगर आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स यस नो में लिसनर दे देगा तो रिमेंबर कि आपका क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए एक ज्वेलरी वर्ब से, और अगर आपका लिसनर जो है रिस्पॉन्स डिटेल में देगा तो याद रखिएगा कि आपका जो सेंटेंस इंग्लिश का जो पहला वर्ड होगा उस सेंटेंस का जो होगा वो एक WH फैमिली से बिलोंग करेगा। दूसरा, आपको बस ये याद रखना है कि ये जो आपका एक्जुलरी वर्ब है, कितनी एक्जुलरी है ओवरऑल हमारे ग्रामर में? 24। ऑलराइट, तो ये 24 जो है ना, यहाँ कौन कौन से एक्जुलरी वर्ब आ सकते हैं? एक वर्ब बी के फैमिली आ सकते हैं जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर है, ये आ सकते हैं, इनके फैमिली यहाँ पर आ सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा जो है डू का है, डू, डज एंड डिड, ये एक ज्वेलरी आ सकते हैं। या फिर जो है आपका हैज, हैव और हैड, ठीक है, ये आपके एक ज्वेलरी यहाँ पर आ जाएंगे। एक दूसरा ग्रुप कौन सा एक ज्वेलरी का होता है? तो मॉडल्स के होते हैं। किसके होते हैं? मॉडल्स के। आपने सुना होगा इनकी संख्या जो है 13 होते हैं, जो हमारा कैन, कुड, विल, वुड, ठीक है, मे, माइट, ऐसे जो है हमारे 13 मॉडल है। ओके, तो अगर आपका कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस इन 24 एक्जुलरी में से कोई भी एक आ जाए तो आप वहाँ से सेंटेंस शुरू होगा तो समझ जाना कि सामने वाला रिस्पॉन्स सिर्फ यस या नो में देगा, ठीक है। और अगर इन सभी एक्जुलरी वर्ब के पहले कोई WH वर्ड्स के फैमिली का जो है ये जो है वर्ड्स दिखाई दे दिया तो समझ जाना कि उसका रिस्पॉन्स जो है लिसनर, ठीक है, वो जो है आपको डिटेल में जाकर देगा। ओके, जैसे वाई डू यू लाइक मी, डैम श्योर है कि आप इसको यस या नो बोलोगे तो नहीं आएगा, जबकि इसमें यस या नो बोल दिए तो इसका जो है सेंस क्लियर हो गया, लेकिन इसका सेंस क्लियर नहीं होगा। तो याद रखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। इंटरोगेटिव में आपने क्या समझा कि इंटरोगेटिव स्टैंड्स फॉर टू आस्क ए क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। ओके, कितने तरीका से जो है इंट्रोगेटिव आपके सामने इंट्रोगेटिव वर्ड का आप यूज कर सकते हो? 2 तरीका से, या तो वर्ड्स के रूप में, ठीक है, या फिर सेंटेंस के रूप में। आगे मैंने बताया कि मतलब आप जो है क्वेश्चन पूछने के लिए कितना तरीका अपना सकते हो, 2 तरीका। एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप जो होता है एक्जुलरी वर्ब का जो है एक्जुलरी वर्ब से वो सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, और दूसरा होता है WH। जब भी आप कोई सेंटेंस एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट करोगे डैम श्योर है कि जो आंसर देने वाला व्यक्ति होगा, जो लिसनर होगा, वो आपको रिस्पॉन्स यस और नो में देगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने से पूछ सकते हैं। क्या मैं पढ़ता हूँ? क्या मैं खेलता हूँ? क्या तुम डांस करते हो?
क्या तुम खाना बनाना जानते हो। ये सारे सेंटेंस हाँ या ना में आ जाएंगे और सभी जो है किससे शुरू होंगे, आपके जनरली जो है एक्जुलरी वर्ब से। और दूसरा प्रोसेस होता है जब सामने वाले व्यक्ति से आप यस नो का रिस्पॉन्स के बदले डिटेल में आंसर चाहते हो तो वहाँ WH से हम शुरू करेंगे। इज इट क्लियर। तो ये था आपका अफर्मेटिव का प्रोसेस, इंट्रोगेटिव का प्रोसेस। और इस रूल्स पर जो है यू वॉन्ट बिलीव गाइस, ये रूल्स आप अपने दिमाग में मेंटेन कर लीजिए। दुनिया के किसी भी टेंस का इस पर जो है आप फॉलो कर लीजिए, किसी भी टेंस का तुरंत बन जाएगा। और जैसे ही बनेगा, अगर कोई सेंटेंस आप एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट करते हुए बनाओगे, उसका आंसर आप यस नो से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, सो रिमेंबर दैट। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है सिंपली जो है क्या होगा, हम सबसे पहले अगर एक्जुलरी वर्ब बाहर कर ले तो क्या आएगा, डू या डज, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, अभी मैंने आपको बताया कि डू डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, एंड देन आफ्टर अदर वर्ड का, ये यूज कर लिया। यहाँ याद रखिएगा कि डू या डज अपने मन से आपको यूज नहीं करना है, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा डज यूज करिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा डू यूज करिएगा। ओके, और उसके बाद से एक्शन जो जिस वर्ड से जो है क्लियर होगा आपका, उसका बेस फॉर्म यूज करिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे अफर्मेटिव का रूल्स क्या होता है, निगेटिव का रूल्स क्या होता है, एंड इंटेरोगेटिव को हम कैसे फॉर्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि लगा होगा अच्छा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू वॉच एंड डू शेयर। बाय।